इस वीडियो में जानेंगे कि प्रोनाउंस होते क्या हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स और बहुत सारे एग्जाम्पल्स। चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स। किसी भी सेंटेंस में नाउन का रिप्लेसमेंट जो करते हैं वर्ड्स, उनको प्रोनाउंस कहते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। रवि वर्क्स विद रिया, रवि लाइक्स वर्किंग विद रिया, रवि एंड रिया गो होम टुगेदर। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, हमने रवि एंड रिया को हर सेंटेंस में इस्तेमाल किया है। अब इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका देखिए। रवि वर्क्स विद रिया, ही लाइक्स वर्किंग विद हर, दे गो होम टुगेदर। पहले सेंटेंस में हमने रवि एंड रिया को सेम रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे सेंटेंस में हमने रवि की जगह ही लिखा है, रिया की जगह हर लिखा है। तीसरे सेंटेंस में रवि एंड रिया की कॉम्बिनेशन को दे के साथ लिखा है। ये एक नेचुरल तरीका है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने का या किसी भी लैंग्वेज में लिखने का। हम बार बार नाम अगर बोल के किसी को भी एड्रेस करेंगे हर सेंटेंस में लगातार, तो सेंस नहीं बनाता, काफ़ी नेचुरल साउंड नहीं करता। लेकिन अगर हम पहले ही सेंटेंस में जहाँ हमने कहा रवि वर्क्स विद रिया, अगर हम ये कहें और इसकी जगह हम पहले ही सेंटेंस में ही वर्क्स विद हर बोलें, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये ही कौन है और ये हर कौन है। तो ये बहुत ज़रूरी है प्रोनाउंस को इस्तेमाल करने के लिए कि कहीं भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये प्रोनाउन इस्तेमाल किस नाउन के लिए किया गया है। सही तरीका प्रोनाउन को इस्तेमाल करने का यही है। वरना अगर आप केवल प्रोनाउन से स्टार्ट कर देंगे और कोई जान नहीं पाएगा कि ये ही कौन है, ये शी कौन है, ये इट कौन है, ये दे कौन है, अगर उनको ये नहीं पता चलेगा तो आपका प्रोनाउंस को यूज़ करने का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिए कि आपको प्रोनाउन यूज़ करना है, लेकिन जो रीडर है या जो लिसनर है उसको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इस प्रोनाउन का इस्तेमाल किस नाउन के लिए हो रहा है। आइए देखते हैं, हमने ही, शी, इट, दे इन सब की बात करी। ये प्रोनाउंस आते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी में। अब पर्सनल प्रोनाउंस भी तीन तरीके के होते हैं, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस और पोजेसिव प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस जैसे आई, ही, शी, दे, इट, ये वो प्रोनाउंस हैं जो हम उन नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो सब्जेक्ट में होते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होंगे? जो हम उन नाउन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे जो ऑब्जेक्ट में होते हैं। आइए इसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए मैं ये कहूँ समीर सॉ मी येस्टरडे। समीर सॉ मी येस्टरडे। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे मी का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। काम किसने किया है? समीर ने। समीर ने देखा है। किसको देखा है? मुझे देखा है। तो समीर तो हो गए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हुआ मैं। तो मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा जो कि है मी। अब वहीं अगर मैंने समीर को देखा होता तो मैं सब्जेक्ट हो जाता, तो मैं कहता आई सॉ समीर येस्टरडे। यहाँ पे मैं मी सॉ समीर येस्टरडे नहीं बोलता, यहाँ पे मैं बोलता आई, क्योंकि सब्जेक्ट मैं हूँ। वर्ब या काम मैंने किया है, मैंने देखा है, समीर को देखा गया है। तो आई सॉ समीर येस्टरडे जब मैं सब्जेक्ट हूँ, जब मैं ऑब्जेक्ट हूँ तो समीर सॉ मी येस्टरडे। तो ये तो हुई ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस और सब्जेक्ट प्रोनाउंस की बात। पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जो किसी के पोजेशन बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने घर की बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं दिस हाउस इज आर्स। तो हम ये कहना चाहिए या दिस पेन इज हिज या दिस पेन इज योर्स। तो ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं योर्स, आर्स, ये हम बताना चाह रहे हैं कि किसका है, पोजेशन बताना चाह रहे हैं, बिलोंगिंगनेस बताना चाह रहे हैं किसी चीज़ की। तो ये प्रोनाउंस पोजेसिव प्रोनाउंस की श्रेणी या कैटेगरी में आते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, स्पेशली जहाँ पे आई और मी का इस्तेमाल होना होता है। आइए देखते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, राहुल एंड गौरव प्ले टुगेदर। राहुल और गौरव साथ में खेलते हैं। अब अगर ये बात राहुल बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा? मैं एक 4 ऑप्शंस दे रहा हूं आपको, आप मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्या आई एंड गौरव प्ले टुगेदर, या गौरव एंड आई प्ले टुगेदर, या मी एंड गौरव प्ले टुगेदर, या गौरव एंड मी प्ले टुगेदर? आपके पास समय है, टाइम लीजिए, बताइए मुझको कौन सा ऑप्शन सही होगा।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि हमने कहा राहुल एंड गौरव प्ले टुगेदर, मतलब ये दोनों लोग सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए बात तो ये पक्की है कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। गौरव अपने लिए अगर बोलेगा या राहुल अपने लिए बोलेगा तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेगा। तो मी वाले तो दोनों ऑप्शंस खत्म हो गए। अब अगर राहुल बोल रहा है और वो ये बोल रहा है आई एंड गौरव प्ले टुगेदर, ग्रामेटिकली ये भी सही है, लेकिन जो बेटर ऑप्शन है वो है दूसरे को पहले बोलना। तो गौरव एंड आई प्ले टुगेदर, जहाँ पे आई एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो हम दूसरे को किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस में कोशिश करते हैं कि हम दूसरे को पहले रखें और अपने आप को बाद में। दिस इज अ पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग। तो गौरव एंड आई प्ले टुगेदर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चूज फ्रॉम दिस। अब आइए एक और एरिया देखते हैं जहाँ लर्नर्स मिस्टेक करते हैं। अब मान लीजिए टीचर ने गौरव को और राहुल को एक प्रोजेक्ट दिया है, तो हम कह सकते हैं द टीचर गिव द प्रोजेक्ट टू राहुल एंड गौरव। अब यहाँ पे अगर गौरव इस बात को कह रहा है तो वो कैसे कहेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या वो ये कहेगा द टीचर गेव द प्रोजेक्ट टू राहुल एंड मी, या द टीचर गेव द प्रोजेक्ट टू मी एंड राहुल, द टीचर गेव द प्रोजेक्ट टू आई एंड राहुल, द टीचर गेव द प्रोजेक्ट टू राहुल एंड आई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मुझे बताइए कौन सा सही है। अब यहाँ पे आपको पहले देखना है कि सब्जेक्ट कौन है। किसने प्रोजेक्ट दिया? टीचर ने। टीचर है सब्जेक्ट। किन पे काम हो रहा है, किन को दिया गया चीज़ें? ऑब्जेक्ट वो हैं। तो गौरव और राहुल यहाँ दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर गौरव बोल रहे हैं तो उनको ये ध्यान देना होगा कि वो मी लगाएं और आई ना लगाएं। तो आई के दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब बात आई फिर से वही पोलाइटनेस की। पोलाइट तरीका क्या है बोलने का? तो बेटर वे वुड बी द टीचर गिव द प्रोजेक्ट टू राहुल एंड मी। अपने आप को बाद में रखना और आई ना यूज करना, मी यूज करना, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पोजेसिव प्रोनाउंस में याद रखने की ये है कि जो भी हमने वर्ड्स यूज करे थे आर्स, देयर्स, योर्स, इट्स, कई लोग इसमें अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है। ये सब पॉजेसिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं और बिना अपोस्ट्रोफी एस के यूज होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में। अब एक बात ध्यान रखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई एक ही इंसान या कोई एक ही चीज़ हो। फर्ज करिए मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ, मुझे कौन दिखेगा? मैं खुद दिखूंगा। तो क्या मैं ये बोलूँ आई सॉ आई इन द मिरर? नहीं। या मैं क्या बोलूँ आई सॉ मी इन द मिरर? नहीं। यहाँ पे हम एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे मैं खुद हूँ, तो हम एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। मान लीजिए मैं बैठा हूँ, अकेले अपने आप से बात कर रहा हूँ, आई समटाइम्स टॉक टू माई सेल्फ। या कोई मेरा दोस्त है, वो अपने आप से बात कर रहा है, ही सीम्स टू बी टॉकिंग टू हिमसेल्फ। तो ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। मैंने लिस्ट दी है आपके सामने, यही सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। तो आप इनको अगर समझ लें और याद कर लें तो इनके अलावा कोई और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता। आइए कुछ मिस्टेक्स देखते हैं जहां लर्नर्स करते हैं, और मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रख रहा हूं। इन सेंटेंसेस को पढ़िए और मुझे बताइए कि इनमें क्या मिस्टेक है। पहली मिस्टेक, आर सेल्फ नहीं होता, आर सेल्व्स होता है। तो पहले सेंटेंस में आर सेल्फ की जगह आर सेल्व्स होना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस में भी सेम चीज, देम सेल्फ नहीं होता, देम सेल्व्स होता है। हिज सेल्फ कुछ भी नहीं होता, हिमसेल्फ होता है। तो थर्ड सेंटेंस में हिज सेल्फ नहीं होगा, हिमसेल्फ होगा। देयर सेल्व्स कुछ नहीं होता, देम सेल्व्स होता है। तो फोर्थ सेंटेंस में देम सेल्व्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, वो कई बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए माई सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे माई सेल्फ सिद्धार्थ, ये बिल्कुल गलत तरीका है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। माई सेल्फ हमने देखा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो आप अपने आप को आई एम सिद्धार्थ या माई नेम इज सिद्धार्थ, जो भी आपका नाम हो वो कह के इंट्रोड्यूस करें। माई सेल्फ आपने देखा तब इस्तेमाल होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में सेम हो। अब आइए कुछ सेंटेंस को देखते हैं जहाँ पे लर्नर्स काफ़ी मिस्टेक करते हैं। अब मैं अगर कह रहा हूँ सुरेश एंड माई सेल्फ वेंट टू द मार्केट, कई लोग ऐसे बात करने लगते हैं,
सुरेश एंड माई सेल्फ वेंट टू द मार्केट। इसमें गलती क्या है? माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम नहीं है, तो आपको केवल सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज करना है। सुरेश एंड आई वेंट टू द मार्केट। कई लोग ऐसे करते हैं, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज राइट टू माई सेल्फ। आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज राइट टू मी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस को। इनडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स लाइक एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, ये सारे वर्ड्स जहाँ पे कोई डेफिनेट इंडिविजुअल को या चीज़ को नहीं बताया जा रहा है, एक कलेक्शन में है, एक अनसर्टेनिटी है, पता नहीं कि कौन है, इसलिए हम उनको इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं कहूँ एवरीबडी इज एब्सेंट टुडे, तो आपको लग सकता है यार ये एवरीबडी की बात हो रही है, तो सब लोगों की बात हो रही है, तो हम ये इज का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इज तो एक सिंगुलर वर्ब है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली यहाँ पे ये है कि एवरीबडी तो हम कह रहे हैं, लेकिन हम हर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। हम एक कलेक्शन ऑफ पीपल की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर एक इंडिविजुअल आज एब्सेंट है इसकी बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस पे। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो हैं वो हैं हु और हुम और व्हाट और विच। अब आप सोच सकते हैं कि व्हाट, विच, हु, हुम, ये तो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स हैं, ये कैसे प्रोनाउन हुए, ये कैसे नाउन का रिप्लेसमेंट है? तो इसका आंसर ये है कि अगर मैं पूछूं हु इज प्रेजेंट, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोई नाउन। तो ये एक अननोन नाउन, जो नाउन पता नहीं, जिसके बारे में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, उस नाउन के लिए हु यूज हुआ है। तो ऐसे ही हु, हुम, व्हाट, विच का इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट कि इनका डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं डिफरेंस हु और हुम में। हु एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, हुम एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। जानना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि मोस्ट ऑफ द मॉडर्न केसेस में आप हुम की जगह हु का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कहीं भी कंफ्यूज्ड हो, आप हुम की जगह हु को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी फॉर्मल सेटअप में हैं, कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपको ग्रामेटिकली करेक्ट होने की ज़रूरत है, तो आपको हु और हुम के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आइए एक सिचुएशन में देखते हैं कि हु और हुम को करेक्टली कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपसे कहा हु एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, हुम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसका मतलब क्या है? आइए देखते हैं। अगर मैं कहूँ गौरव मेट राहुल एट हिज हाउस, अब इस जगह पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? गौरव। गौरव मेट राहुल, राहुल है ऑब्जेक्ट। काम किसने किया? गौरव ने। किस पे किया? मेट राहुल। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हु मेट राहुल, तो आप कहेंगे गौरव मेट राहुल। तो मैंने गौरव को जब हटाया तो मैंने पूछा हु, क्योंकि गौरव है सब्जेक्ट। गौरव मेट राहुल, हु मेट राहुल। अब अगर मैं पूछूं आपसे whom did गौरव मीट, तो आप कहेंगे गौरव मेट राहुल। whom मैंने लगाया किस लिए? क्योंकि मैंने राहुल को हटाया और राहुल क्या था? ऑब्जेक्ट। तो whom did गौरव मीट? गौरव मेट राहुल। तो whom लगता है जब हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को हटा रहे हैं और उस पर क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं, तो मैं हूँ सब्जेक्ट, मुझसे पूछा जा रहा है, और मैं जिससे मिलना चाह रहा हूँ वो है ऑब्जेक्ट। whom do you want to meet? I want to meet गौरव। तो I want to meet, I सब्जेक्ट है, गौरव ऑब्जेक्ट है, इसलिए whom do you want to meet। मैंने आपसे कहा मॉडर्न इंग्लिश में आप whom की जगह who का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप किसी से एक इनफॉर्मल सिनेरियो में अगर पूछेंगे who do you want to meet, तो आप गलत नहीं होंगे, लेकिन ग्रामेटिकली एक्यूरेट होने के लिए आपको हु और हुम के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आइए देखते हैं डिफरेंस व्हाट और विच में। व्हाट हम यूज करते हैं जब हम जनरल चीज़ों की बात कर रहे हैं, विच हम यूज करते हैं जब हम स्पेसिफिक चीज़ों की, लिमिटेड ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। मान लीजिए कि आप एक होटल अपने दोस्त के साथ गए हैं और आपके सामने एक पूरी मेन्यू आती है। आप देखते हैं भाई क्या क्या है, एकदम से वेटर आके आपको बताता है कि सर केवल 2 चीज़ें बची हैं, डोसा और इडली।
अब आपका मूड ख़राब हो गया क्योंकि सामान ज़्यादा बचा नहीं है, तो आपने दोस्त से पूछेंगे भाई कौन सा खाओगे, क्या खाओगे। तो पहले आपका क्वेश्चन था, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपका क्वेश्चन होता व्हाट डू यू वांट टू ईट। लेकिन जब उन्होंने ऑप्शन रिड्यूस कर दिए और केवल डोसा इडली बचा, तो आप पूछेंगे विच डू यू वांट टू ईट, इनमें से क्या खाएंगे। तो विच हम पूछते हैं जब बहुत ही स्पेसिफिक नंबर्स बचे हों, बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें, लिमिटेड ऑप्शंस बचे हों। व्हाट हम पूछते हैं जब बहुत ही वाइड, बड़ी रेंज हो ऑप्शंस की। ऐसे ही बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हों, जब गिनी चुनी चीज़ें। अगर मुझसे कोई पूछे, मैं कहूँ आपसे मेरी उंगली में चोट लग गई है, तो आप पूछेंगे विच वन, इन विच वन। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं किस उंगली में चोट लगी है। तो विच का इस्तेमाल हम करते हैं स्पेसिफिक ऑप्शंस जब लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। व्हाट का इस्तेमाल हम करते हैं जब जनरल, बड़ी कैटेगरी हो ऑप्शंस की। तो आइए एक क्विक समरी करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा आज के सेशन में। हमने देखा प्रोनाउंस होते क्या हैं। प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स इन अ सेंटेंस। जनरल रेगुलर साउंड करने के लिए, नेचुरल साउंड करने के लिए हम प्रोनाउंस से रिप्लेस कर देते हैं नाउन्स को। पर्सनल प्रोनाउंस देखे हमने, उसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन देखे, उसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देखे और पॉजेसिव प्रोनाउंस देखे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखा जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स टाइप। इनडेफिनिट प्रोनाउंस हमने देखा जैसे एवरीबॉडी, नोबडी, एवरीवन, समथिंग, समवन। और लास्ट में हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउंस देखे जैसे व्हाट, विच, हु और हुम। हमने इनके बीच के डिफरेंस भी जाने। अब अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो इनको लेके, मैं इन पे भी डिटेल वीडियोज आके बनाऊंगा। लेकिन प्रोनाउंस को भी एक जनरली कवर करना था तो हम लोगों ने उसको किया। डिटेल में इन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनेंगे आगे। लेकिन अभी तक की बात में, अभी तक की चर्चा में आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम लगती हो, तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट्स में बताइए। मैं वहाँ पे चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, किन किन टाइप्स के होते हैं, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं लोग, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ईडी और आईएनजी से एंड होने वाले एडजेक्टिव्स क्या हैं और कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं उनमें, और ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। Adjectives are defined as the words that modify a noun or a pronoun। मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। This room has 2 big brown wooden tables। अब यहाँ पे नाउन है टेबल्स, जिसके बारे में कुछ वर्ड्स हैं जो हमें बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं? 2 मतलब हाउ मेनी, big, what is the size, brown, what is the color, wooden, what is the material। तो ये सारे वर्ड्स जो हमें टेबल्स, जो कि नाउन है सेंटेंस की, उसके बारे में बताते हैं, वो सारे एडजेक्टिव्स का रोल प्ले कर रहे हैं। हम लोग ये जानेंगे एट द एंड कि ये ऑर्डर कैसे अरेंजमेंट होता है, इसका ऑर्डर क्या है। अभी ये जान लेते हैं कि ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स का रोल प्ले करते हैं। अब आपने यहाँ देखा कि ये सारे वर्ड्स नाउन से पहले आए, टेबल से पहले आए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एडजेक्टिव्स नाउन के पहले ही आए। इस सेंटेंस को देखिए, सौरभ इज़ ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं जो हमें सौरभ के बारे में बता रहे हैं, जो कि नाउन है। सौरभ नाउन है, एडजेक्टिव्स क्या हैं? ऑनेस्ट, ईमानदार है, ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एडजेक्टिव्स नाउन के बाद आ रहे हैं सेंटेंस में। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि एडजेक्टिव्स नाउन के पहले या बाद में आएंगे, वो कभी भी आ सकते हैं। अब आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में हमें नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। किस टाइप की इंफॉर्मेशन देते हैं, आइए देखते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, दिस इज माई हाउस। अब यहाँ पे हाउस किसका है, ये इंफॉर्मेशन हमें वर्ड दे रहा है माई। तो माई, हिज, हर, इस टाइप के वर्ड्स भी डिटर्मिनर्स का काम करते हैं, जो कि हमें नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हाउस के बारे में बता रहे हैं, किसका हाउस है? माई हाउस। ये कोई ऐसा वैसा ही घर नहीं है, ये मेरा घर है। तो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी, डिटर्मिनर का काम किया, एक एडजेक्टिव का काम किया। इन डिटर्मिनर्स पे हम एक पूरा डिटेल्ड वीडियो देखेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
जहाँ पे क्वांटिटी बताई जा रही हो। दिस हाउस हैज़ 2 रूम्स। कितने रूम हैं? 2 रूम्स। तो वो वर्ड्स जो हमें क्वांटिटी बताएं, नंबर्स बताएं, वो भी डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में आते हैं। आर्टिकल्स क्या हैं? ए, एन और द। इस एग्जाम्पल को देखिए, अ डोर इज ब्रोकन और द डोर इज ब्रोकन। हम अ डोर इज ब्रोकन कह रहे हैं तब हम कह रहे हैं कोई एक डोर जो कि बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बिकॉज ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, वो टूटी हुई है। द डोर इज ब्रोकन मतलब ये कोई स्पेसिफिक डोर की बात हो रही है जो टूट गई है। डिटर्मिनर्स के बारे में जैसा मैंने कहा एक डिटेल्ड वीडियो देखेंगे। अभी बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स की तरफ। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स हैं जिनके बारे में आप सब जानते हैं। वर्ड्स लाइक ब्यूटिफुल, स्मॉल, बिग, रेड, ब्लू, ह्यूज, इस तरीके के वर्ड्स जो हमें नाउन के बारे में किसी सेंटेंस में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब आइए देखते हैं आईएनजी और ईडी वाले एडजेक्टिव्स। ये वो एरिया है जहां बहुत सारे लर्नर्स काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं। मैंने आपके सामने आईएनजी के और ईडी के कुछ एडजेक्टिव लिखे हैं। बोरिंग, बोर्ड, एक्साइटिंग, एक्साइटेड, अम्यूजिंग, अम्यूज्ड। बोरिंग और बोर्ड आया है वर्ड बोर से, एक्साइटिंग और एक्साइटेड आया है वर्ड एक्साइट से, अम्यूजिंग और अम्यूज्ड आया है वर्ड अम्यूज से। अब ये 6 जो एडजेक्टिव्स मैंने आपके सामने लिखे हैं ये इन सेंटेंसेस में लगेंगे। मैंने आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं, थोड़ा टाइम लीजिए, उनके आगे वो वर्ड भी लिखा है एज अ हिंट। आप मुझे बताइए कहाँ पे आईएनजी वाला एडजेक्टिव आएगा और कहाँ पे ईडी वाला एडजेक्टिव आएगा। टाइम लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और फिर देखिए। पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। द बुक वॉज बोरिंग सो ही गॉट बोर्ड। अब यहां पे क्या हो रहा है? बोरिंग जो आईएनजी वाला एडजेक्टिव है वो बुक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बोर्ड, ही जो ही था वो बोर हो गया। तो कॉज जो कारण था वहां पे हमने आईएनजी वाला एडजेक्टिव यूज किया। द बुक वॉज बोरिंग, वो बुक की वजह से बोर हुआ है। तो जो आईएनजी जो सोर्स है, जो कॉज है, जो कारण है बोर होने का, वहां हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया। द बुक वॉज बोरिंग। ऐसे ही कह सकते हैं द मूवी वॉज बोरिंग सो ही गॉट बोर्ड, इसलिए वो बोर हो गया। उस कॉज की वजह से जो इफेक्ट हुआ उसके लिए हमने ईडी वाला एडजेक्टिव यूज किया। सेकेंड सेंटेंस, द मूवी वॉज एक्साइटिंग सो दे लुक्ड एक्साइटेड। एक्साइटिंग मूवी थी, कॉज सो दे लुक्ड एक्साइटेड। इफेक्ट, द शो वॉज अम्यूजिंग, किसी कॉमेडी शो की बात हो रही है शायद। द शो वॉज अम्यूजिंग सो शी गॉट अम्यूज्ड। तो कॉज के लिए हम आईएनजी वाले एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। इफेक्ट जो उसके साथ हुआ उसके लिए हम ईडी वाले एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और ये हमारे काम कैसे आते हैं। मान लीजिए कि 3 बाइक्स हैं, रेड, येलो और ग्रीन। रेड बाइक का दाम है 60,000 रुपये, येलो बाइक का दाम है 50,000 रुपये और ग्रीन का दाम है 40,000 रुपये। अब आपको अगर रेड और येलो बाइक को कंपेयर करना है यूजिंग द एडजेक्टिव एक्सपेंसिव, तो आप ये कह सकते हैं द रेड बाइक इज मोर एक्सपेंसिव दैन द येलो बाइक। ठीक बात है। अब ऐसे ही बाकी बचे हुए ब्लैंक्स को आप फिल करिए उन बाइक्स को कंपेयर करते हुए। आपके पास समय है, कुछ समय लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, फिल करिए और आगे बढ़िए। तो आप कहेंगे द येलो बाइक इज लेस एक्सपेंसिव देन द रेड बाइक। उससे सस्ती है, द येलो बाइक इज लेस एक्सपेंसिव देन द रेड बाइक। तो इसका फॉर्मेट क्या बन रहा है? या हम मोर कहेंगे या हम लेस कहेंगे कंपेयर करते हुए, फिर हम एडजेक्टिव को यूज करेंगे और फिर हम दैन लगाएंगे। मोर एक्सपेंसिव दैन या लेस एक्सपेंसिव दैन। तो ये तो हुआ जब हम कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं। मान लीजिए 2 चीजें बराबर की हों। मान लीजिए एक ऑरेंज बाइक है जो 40,000 रुपए की है, तो अब तो ग्रीन और ऑरेंज का दाम बराबर हो गया। तो आप ये कह सकते हैं द ग्रीन बाइक इज एज एक्सपेंसिव एज द ऑरेंज बाइक। अब यहां पे दैन नहीं लगाएंगे। द ग्रीन बाइक इज एज एक्सपेंसिव एज द ऑरेंज बाइक। एज, फिर एडजेक्टिव, फिर एज।
तो ये तो तरीका हुआ कंपैरेटिव्स को यूज करने का। अब सुपरलेटिव्स हैं अगर आपके पास, तो उसको यूज करने के लिए आप मोस्ट या लीस्ट लगाएंगे और उसके बाद एडजेक्टिव का यूज करेंगे। आइए देखते हैं, इन सारी बाइक्स में जो रेड बाइक है वो सबसे महंगी है, तो हम क्या कहेंगे? द रेड बाइक इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल 3 बाइक्स या ऑफ ऑल 4 बाइक्स। वैसे ही जो पहली 3 बाइक्स हम कंपेयर कर रहे थे उसमें ग्रीन सबसे सस्ती थी, तो हम ये कहेंगे द ग्रीन बाइक इज द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल 3 बाइक्स। मोस्ट एक्सपेंसिव, लीस्ट एक्सपेंसिव। तो ये तो हुआ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को हम जब इस्तेमाल करते हैं यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। लेकिन एडजेक्टिव्स केवल इस तरीके के ही नहीं होते जहां हम मोर या लेस लगाएं। एडजेक्टिव्स आपने खुद देखा है ऐसे भी होते हैं जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट। तो ये भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म है, और ये रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं जिसमें आप ER और EST लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स बनाते हैं। लेकिन हम अगर इन 2 एडजेक्टिव्स को देखें, गुड और बैड, तो इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स क्या होंगे? क्या गुड, गुडर, गुडेस्ट, बैड, बैडर, बैडेस्ट होगा? नहीं। आप जानते हैं कि गुड का कंपैरेटिव फॉर्म है बेटर और सुपरलेटिव फॉर्म है बेस्ट। ऐसे ही बैड का कंपैरेटिव फॉर्म है वर्स और सुपरलेटिव फॉर्म है वर्स्ट। तो ये जो इररेगुलर एडजेक्टिव्स हैं इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, इसलिए इररेगुलर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं वो एरियाज जहां लोग एडजेक्टिव्स को यूज करने में मिस्टेक करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इसमें एडजेक्टिव देखिए और मुझे बताइए कि क्या मिस्टेक है। इन चारों सेंटेंसेस में ही मिस्टेक है। वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए और आगे बढ़िए। पहला सेंटेंस, मुकेश अंबानी इज द मोस्ट रिचेस्ट मैन इन इंडिया। यहां प्रॉब्लम क्या है? हमने मोस्ट और रिचेस्ट को साथ में यूज किया है, जरूरत नहीं है। रिचेस्ट अपने आप में ही सुपरलेटिव फॉर्म है, इसमें मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जैसा कहा कि कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिसमें अपना खुद ही सुपरलेटिव फॉर्म होता है जो रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं, तो आप ये कहेंगे मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया। अब वहीं सेकंड सेंटेंस जिसमें कह रहे हैं रमेश इज मोर टॉलर देन सुरेश। यहां पे भी टॉलर अपने आप में कंपैरेटिव है, बता रहा है अपने आप को कि रमेश इज टॉलर देन सुरेश, तो आपको मोर लगाने की जरूरत नहीं। दिस इज द ब्यूटिफुलेस्ट सिटी आई हैव सीन। आप समझ ही गए होंगे कि ऑब्वियसली ब्यूटीफुल इस तरीके का सुपरलेटिव फॉर्म नहीं लेता है, आप कहेंगे दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी आई हैव सीन। अब ये सेंटेंस देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी है। लर्निंग गिटार इज लेस ईजियर देन लर्निंग ड्रम्स। अब यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि गिटार को बजाना सीखना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ड्रम्स बजाने के सीखने के मुकाबले। तो आप यहाँ पे लेस ईजियर की जगह, क्योंकि आप जानते हैं ईजियर और लेस साथ में नहीं जाते, बिकॉज ईजी, ईजियर, ईजिएस्ट होता है, तो आप यहाँ ईजी गलत एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। एक बेटर तरीका यूज़ करने का ये होगा, लर्निंग गिटार इज मोर डिफिकल्ट दैन लर्निंग ड्रम्स, या लर्निंग गिटार इज हार्डर देन लर्निंग ड्रम्स। या अगर आपको ईजी यूज ही करना है तो आप ये कह सकते हैं लर्निंग गिटार इज नॉट एज ईजी एज लर्निंग ड्रम्स। तो ये एक तरीका है जहां आप अलग अलग तरीके से भी एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में। अब ये एक बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है। जो भी डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं उसको गाइडलाइन के तरीके से लें। ये कोई ग्रामर के रूल्स में नहीं आता, बट दीज आर वेरी स्पेसिफिक गाइडलाइंस विच इफ़ यू फॉलो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। आपने कभी ध्यान दिया है कि हम लोग अगर बिग रेड बॉल बोलें या बिग रेड बलून बोलें तो हम बिग को पहले और रेड को बाद में रखते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे आई हैव अ रेड बिग बलून या आई हैव अ रेड बिग बॉल, हम बोलेंगे आई हैव अ बिग रेड बलून। हम इसी सीक्वेंस में क्यों बोल रहे हैं? तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव हमें ये बताता है कि अगर एक सेंटेंस में एक नाउन को मॉडिफाई करने वाले
या एक नाउन के बारे में बताने वाले एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हों तो उनको हमें किस ऑर्डर में रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि अगर बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं किसी एक ही नाउन के बारे में बता रहे हैं तो वो कौन सा ऑर्डर है जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप फंसेंगे नहीं। अब मान लीजिए कि मेरे घर में एक डाइनिंग टेबल है। मान लीजिए कि वो इटली से आई है तो इटालियन डाइनिंग टेबल है। मान लीजिए कि वो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है। मान लीजिए कि उसका कलर वाइट है, लकड़ी की बनी है, मुझे बहुत सुंदर लगती है, एक ही है। साइज़ मैंने जैसा कहा कि छोटा ही है बट शेप उसका राउंड है। तो ये मैंने कुछ बातें लिखी हैं जो डाइनिंग टेबल मेरे पास है उसके बारे में। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। अब इनको हम किस ऑर्डर में अरेंज करें जो कि सही ऑर्डर माना जाएगा। आइए देखते हैं एक तरीका जिससे आप इस ऑर्डर को पता लगा सकते हैं। इस वर्ड को देखिए, ये बनाया हुआ वर्ड है DOSASCOMP। कई लोग इसको डोसा स्कॉम्प या डोसा स्कॉम्प भी कहते हैं। एक तरीका है, आसान तरीका है याद रखने का ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। D स्टैंड करता है फॉर डिटर्मिनर्स, नंबर्स। यहां पे आप A कह रहे हैं, मेरे पास एक टेबल है तो एक अ। O है फॉर ओपिनियन। ओपिनियन जो कि किसी की भी कुछ भी हो सकती है। तो मैं कह रहा हूं ब्यूटीफुल है, हो सकता है किसी और को ब्यूटीफुल ना लगे, दैट इज एन ओपिनियन। डिटर्मिनर्स, ओपिनियन। पहला S जो है वो है साइज के लिए, तो मैंने कहा स्मॉल टेबल है तो स्मॉल यहां आ जाएगा। A है फॉर एज, पुरानी है, अगर ओल्ड टेबल है तो ओल्ड टेबल है, ये ओल्ड यहां आ जाएगा। फिर है अनदर S, दैट इज फॉर शेप, तो दिस इज अ राउंड टेबल। C देन इज फॉर द कलर। अब ये टेबल वाइट है तो आपने वाइट टेबल लिख दिया। O इज फॉर द ओरिजिन, कहाँ से आई है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, कहाँ, कभी नेशनैलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, इटालियन है मैंने आपको जैसे बताया। M इज फॉर मटीरियल, जो ये वुडन टेबल है। P इज फॉर पर्पस, तो ये हुआ डोसा स्कॉम्प। डिटर्मिनर फॉर D, O से ओपिनियन, S से साइज, A से एज, S से शेप, C से कलर, O से ओरिजिन, M से मटेरियल और P से पर्पस। तो ये बना आपका डोसा स्कॉम्प और आप इसको इस ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये तो एक ऑर्डर हो गया याद रखने के लिए, लेकिन कभी भी आप एक सेंटेंस में इतने सारे एडजेक्टिव्स नहीं पाएंगे एक नाउन को बताते हुए। तो अगर आपके पास 2-3 एडजेक्टिव्स हैं तो आपको इस तरीके से अरेंज करना चाहिए। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ, मैं इसी टेबल के बारे में अगर केवल 3 चीज़ें आपको बताता हूँ कि टेबल डाइनिंग टेबल है, इटालियन है, ब्यूटीफुल है, तो मैं कहूँगा आई हैव अ ब्यूटीफुल इटालियन डाइनिंग टेबल। डिटर्मिनर आ गया पहले, ब्यूटीफुल आ गई, ओपिनियन आ गई बाद में, इटालियन आ गया, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग पर्पस है उसका। मैं इसको ये नहीं कह सकता आई हैव अ डाइनिंग इटालियन ब्यूटीफुल टेबल, सेंस नहीं बनाएगा, नेचुरल साउंड नहीं करेगा। ये तो बात हो गई ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स की। कई चीज़ें हमने कवर करी यहाँ पे। आइए एक बार जल्दी से एक समरी देख लेते हैं। हमने पहले बात करी एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। हमने डिटर्मिनर्स की बात करी। डिटर्मिनर्स पे एक मैंने जैसा कहा आपको एक पूरा डिटेल्ड वीडियो मिलेगा। आर्टिकल्स पे भी आपको अलग से पूरा डिटेल्ड वीडियो मिलेगा आने वाले समय में। फिर हमने देखे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। उसके बाद हमने देखे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं लोग। हमने आईएनजी और ईडी वाले एडजेक्टिव्स देखे और उसमें देखा कुछ एग्जांपल्स जहां जहां मिस्टेक्स हो सकती हैं। उसके बाद हमने देखे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स और कैसे आप अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हों किसी नाउन के बारे में बताने के लिए तो आप उनको कैसे अरेंज करेंगे उस सेंटेंस में। अब आपके पास कोई कमेंट हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप पूछना चाह रहे हैं, प्लीज़ डू राइट टू मी इन द कमेंट्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू देयर। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।